5 मई 2021 के डेली न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है दोस्तों। देखते हैं कौन कौन सी न्यूज़ है आज। पहली न्यूज़, यूज्ड कुकिंग ऑयल बेस्ड बायोडीजल। देखिए, बायोडीजल के इस्तेमाल में कुछ इंप्रूवमेंट्स और कुछ अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये जिसके जो मिनिस्टर हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने रिमोटली फ्लैग किया। रिमोटली फ्लैग मतलब अपने ऑफिस में बैठे थे और ऑनलाइन उन्होंने टीवी पे देखा और फ्लैग कर दिया। क्या फ्लैग किया? फर्स्ट सप्लाई ऑफ यूके। फ्लैग करना मतलब इनॉग्रेट करना, चालू करना। तो फर्स्ट सप्लाई ऑफ यूको, यूज्ड कुकिंग ऑयल बेस्ड बायोडीजल ब्लेंडेड बायोडीजल ब्लेंडेड डीजल अंडर द ईओआई। ईओआई है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट स्कीम फ्रॉम इंडियन ऑयल्स तिकरी कलान टर्मिनल दिल्ली। सबसे पहले यहां पे आपको समझना पड़ेगा बायोडीजल क्या होता है। बायोडीजल एक अल्टरनेटिव फ्यूल है। ये फॉसिल डीजल की तरह ही होता है। तो फॉसिल डीजल को जलाओ तो आप अपनी गाड़ियां वगैरह चला सकते हो, बायोडीजल को भी जलाओगे तो भी आप अपनी गाड़ियां वगैरह जला सकते हो और ऑलमोस्ट सेम ही कैलोरीफिक वैल्यू और एफिशिएंसी मिलेगी आपको। बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये जो बायोडीजल, इसको बनाया कैसे जाता है? वेजिटेबल ऑयल से, एनिमल फेस से, टैलो और वेस्ट कुकिंग ऑयल से। सिग्निफिकेंट एडवांटेज क्या है बायोडीजल का? कार्बन न्यूट्रल है। बेसिकली यहाँ पे जब आप इसको जलाओगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड का एमिशन कम होगा, सल्फर डाइऑक्साइड्स का और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स का एमिशन कम होगा। यहाँ पे होता ये है कि बायोडीजल रैपिडली बायोडिग्रेडेबल भी होता है, नॉन टॉक्सिक होता है। एक्चुअली में हो ये रहा है कि कन्वेंशनल डीजल में थोड़ा सा अगर आप कोई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट मिला देते हो तो ओवरऑल उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो कम नहीं होगी, लेकिन उसका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, उसका जो इन्वायरमेंट को गंदा करने का पोटेंशियल है, वो जरूर कम हो जाएगा। देखते हैं कैसे। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के बायोफ्यूल्स दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको बायोडीजल दिख रहा है। तो बायोडीजल कैसे लाया जा सकता है? वेजिटेबल ऑयल्स लाइक सोयाबीन, पाम ऑयल, वेजिटेबल वेस्ट ऑयल एंड एनिमल फैट्स। तो एनिमल फैट्स का, वेजिटेबल वेस्ट ऑयल का, पाम ऑयल का, सोयाबीन का ऑयल का प्रयोग कैसे करोगे? तो थोड़ा बहुत इसको आप डीजल से मिला दोगे। तो मान लीजिए 90% आपने डीजल मिलाया और 10% आपने एनिमल वेस्ट ऑयल मिला दिया, और इससे 100% जो आपका फाइनल बायोडीजल बन के तैयार हुआ, उसको जब आप गाड़ी में डालोगे तो जितनी डीजल से कैलोरीफिक वैल्यू मिल रही थी उतनी ही ऑलमोस्ट यहां से भी कैलोरीफिक वैल्यू मिलेगी, या हो सकता है थोड़ा कम मिले बायोडीजल में, लेकिन जो ओवरऑल इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स है वो बहुत ज्यादा है। ओवरऑल जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशंस है वो कम हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का जो कमीशन है वो कम हो जाएगा, सल्फर ऑक्साइड का एमिशन है वो कम हो जाएगा। इससे ओवरऑल इन्वायरमेंट को बहुत कम नुकसान पहुंचेगा, और हमारा जो क्रूड ऑयल का कंजम्पशन है वो भी कम होगा। जो हम इतना डीजल फूक रहे हैं, इतना डीजल कंज्यूम कर रहे हैं, वो भी कम होगा, क्योंकि अब 100% डीजल की बजाय 90% डीजल होगा। तो 10% तो कंजम्पशन कम हो रहा है ना सीधे सीधे, अगर आप बायोडीजल को इस्तेमाल करते हो। और डिपेंड करता है कि बायोडीजल की आप ब्लेंडिंग कितनी कर रहे हो, 5%, 10%, 15%, 20%। तो अलग अलग टेक्नोलॉजी के हिसाब से बायोडीजल की ब्लेंडिंग भी अलग अलग परसेंटेज में हो सकती है। बायोडीजल की तरह एक चीज होती है बायोथेनॉल। बायोथेनॉल को कॉर्न और शुगर केन से फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू निकाला जाता है। तो इससे कॉर्न और शुगर केन का जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है, उसके बाद जो एलिमेंट निकल के आता है उसको भी आप डीजल में या पेट्रोल में मिला देते हो। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि 1 लीटर ऑफ एथेनॉल में लगभग 2/3 ऑफ द एनर्जी होती है 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो इस बायो एथेनॉल को जला के भी कंबशन परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया जा सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड के एमिशंस को कम किया जा सकता है। फिर बायोगैस क्या होती है? तो बायोगैस एनारोबिक डिकम्पोजिशन मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में जब आप डिकम्पोजिशन कर रहे हो ऑर्गेनिक मैटर का। कैसा ऑर्गेनिक मैटर? तो एनिमल का सुएज, ह्यूमंस का सुएज, इनके एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये मर गए तो इनके कैरकासेस, इनका आप एनारोबिक डिकम्पोजिशन करके बायोगैस को बना सकते हो। बायोब्यूटेनॉल की बात कर लीजिए, तो जैसे बायो इथेनॉल बनता है वैसे बायोब्यूटेनॉल बनता है थ्रू फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च। बायोहाइड्रोजन की बात कर लीजिए, तो बायोहाइड्रोजन लाइक बायोगैस इट कैन बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस, जैसे कि पायरोलिसिस का प्रोसेस कर लीजिए, गैसिफिकेशन का प्रोसेस कर लीजिए, बायोलॉजिकल फर्मेंटेशन का प्रोसेस ले लीजिए। मैंने पायरोलिसिस पे वीडियो बनाई है। पायरोलिसिस, मेरे नाम हर्षित द्विवेदी के साथ यूट्यूब में सर्च मारिए, आपको वीडियो मिल जाएगी। आप उस वीडियो को देख लो, आपको पता चल जाएगा बायोहाइड्रोजन कैसे बनती है। अभी इसी के रिस्पेक्ट में न्यूज है कि हमारे धर्मेंद्र प्रधान साहब, जो कि मिनिस्ट्री है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड स्टील के, उन्होंने पहली सप्लाई लॉन्च की है यूज्ड कुकिंग ऑयल बेस्ड बायोडीजल की। और बेसिकली ये किसको प्रोवाइड किया गया है? इंडियन ऑयल के टिकरी कलान टर्मिनल को। ये जो पहला इनिशिएट मतलब जो पहला आप कह सकते हो लॉट है, वो है 51 किलो लीटर्स का, जो कि यूको बायोडीजल
के टिकरी कलान टर्मिनल से लॉन्च किया गया है एज ऑफ 31 मार्च 2021 के बाद। तो इस इनिशिएटिव के अंदर वो बायोडीजल प्लांट्स जहां पे आप कह सकते हो कि डीजल में मिलाने वाला जो यूज्ड कुकिंग ऑयल है उसको प्रोड्यूस किया जाता है। तो बेसिकली डीजल को यूज्ड कुकिंग ऑयल से मिला के जो बायोडीजल बनाया, वो बायोडीजल खरीदेगा कौन? तो वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज खरीदेंगी। अभी जो बायोडीजल के प्लांट लगा रहे हैं भाई, उनको एक एश्योरेंस चाहिए ना कि भाई अगर हम बायोडीजल पैदा कर रहे हैं तो कोई तो खरीदने वाला हो। तो यहाँ पे इंडियन ऑयल ने पहला लॉट इस ऑयल का खरीदा है, इस बायोडीजल का। और उसके रिस्पेक्ट में इंडियन ऑयल ने 23 लेटर ऑफ इंटेंट भी इशू किए हैं। लेटर ऑफ इंटेंट क्या बताता है कि भाई हम इस लेटर ऑफ इंटेंट के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से फ्यूचर में आप जो भी बायोडीजल पैदा करोगे उसको इस दाम पे इतना इतना खरीद लेंगे। तो 22.95 करोड़ लीटर्स का लेटर ऑफ इंटेंट यहाँ पे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने इशू किया है। तो जो बायोडीजल प्लांट्स हैं जिनकी टोटल कैपेसिटी 22.95 करोड़ लीटर्स की है, अब ये जो भी बायोडीजल बनाएंगे उसको खरीदेगा कौन? तो इंडियन ऑयल खरीदेगा। इसी प्रकार से दूसरी कंपनीज भी अपने लेटर ऑफ इंटेंट इशू कर रही हैं। मतलब कि अब इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप में जो भी डीजल बिकता है वो मिलेगा। हो सकता है वो बायोडीजल, हो सकता है कि आप अपनी कार में पूरा डीजल ना डलवा के बायोडीजल डलवा रहे हो, समझ गए, बायो इथेनॉल डलवा रहे हो। वो डिपेंड करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म को और एक पर्टिकुलर गाड़ी के मेकअप में बायोडीजल चलेगा कि नहीं चलेगा। इस प्रकार के टेक्निकल पैरामीटर्स भी धीरे धीरे करके इवॉल्व होंगे। सबसे पहला चैलेंज क्या था? बायोडीजल को बनवाना, और वो बायोडीजल बनवाया जा रहा है। और अभी के लिए ऐसा बोला जा रहा है कि ज्यादातर वो सेटिंग्स जहां पे डीजल इस्तेमाल होता है वहां पे बायोडीजल को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक बहुत बड़ा चैलेंज ये होगा कि बायोडीजल महंगा ना हो, क्योंकि अगर आप बायोडीजल को महंगा कर दोगे ना तो कोई खरीदेगा नहीं। जनरल स्टडीज पेपर 3 में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन में न्यूज आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, कर दीजिए। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हैं। मेरे चैनल हर्षित द्विवेदी एजुकेशन के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए। लक्ष्मीकांत की पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है। स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। एनसीईआरटी 6 से 12 में बना रहा हूँ, काफी सारी बन गई है। 6, 7, 8, 9, 10, 11 की काफी बाकी है, वो धीरे धीरे बन रही है। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है। रमेश सिंह की इकोनॉमिक्स और सतीश चंद्रा की मीडियल हिस्ट्री भी बन रही है। तो अगर आपको बेनिफिट लगता है तो आप ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, अलग अलग प्रकार से आपसे जुड़ने की कोशिश करूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इस लेक्चर की पीडीएफ और मेरे बाकी लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो डायनासोर्स बोन डेटिंग बैक टू 100 मिलियन ईयर्स फाउंड इन मेघालय। 10 करोड़ साल पुराने डायनासोर्स के कुछ साक्ष्य, कुछ फॉसिल्स मिले हैं। रिसर्चर्स ने फॉसिल बोन फ्रैगमेंट्स ढूंढे हैं सौरोपोड डायनासोर्स के, जो कि 10 करोड़ साल पुराने हैं। कहां पे? वेस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट मेघालय में। अब ये 10 करोड़ साल पुराने, सोचिए, आप सोच के देखिए, 10 करोड़ साल पुराने ये डायनासोर्स हैं। ये जो सौरोपोड्स हुआ करते थे, जिनकी बहुत लंबी नेक्स थी, लॉन्ग टेल्स थी, छोटे हेड थे विद रिस्पेक्ट टू द बॉडी, 4 थिक पिलर लाइक टेल लेग्स थे। अपनी स्पेशीज में इनके साइजेस इनॉर्मस हुआ करते थे और वन ऑफ द लार्जेस्ट एनिमल्स हैं जो कभी भी पृथ्वी पे रहे हैं। इसके चलते आप कह सकते हो कि सौरोपोड डायनासोर्स के जो बोन्स हैं इससे पहले गुजरात में मिले हैं, मध्य प्रदेश में मिले हैं, महाराष्ट्र में मिले, तमिलनाडु मिले। अब 5वां स्टेट है मेघालय, जहाँ पे सौरोपोड डायनासोर के बोन्स पाए गए हैं। अभी ऐसी बहुत से स्टेट्स निकल के आएंगे इंडिया में जहाँ पे खुदाई चल रही है, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, और हो सकता है आगे आने वाले समय में भी कुछ इस प्रकार के डायनासोर्स के अवशेष इंडिया में देखने को मिले। टाइटेनोसॉर्स की बात की जाए, बेसिकली ये जो सौरोपोड बोन्स मिले हैं ना, इनकी टाइटेनोसोरियन एफिनिटी है। टाइटेनोसोरियन कह सकते हो कि एक प्रकार की स्पेशीज थी डायनासोर्स की। तो ये जो टाइटेनोसोरियन डायनासोर्स थे, ये आप कह सकते हो सौरोपोड के अंदर बहुत सारे अलग अलग सब क्लासिफिकेशन थे। तो सौरोपोड डायनासोर के अंदर एक सब क्लासिफिकेशन था टाइटेनोसॉर, और ये टाइटेनोसॉर वाली स्पेशीज के जो साक्ष्य हैं वो अभी मेघालय में मिले हैं। और ये जो टाइटेनोसॉर एफिनिटी वाले जो सौरोपोड डायनासोर्स है ना, इनके फॉसिल्स अफ्रीका, एशिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका से मिल चुके हैं। अगर आप बात करोगे तो डायनासोर बोन्स मेघालय में 2001 में भी ढूंढी गई थी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, लेकिन उस समय पे जो बोन्स मिली थी वो बहुत टूटी टाटी थी, इल प्रिजर्व थी, तो उस समय पे उनका टैक्सोनॉमिक आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया। लेकिन अभी के लिए जो मेघालय में बोन्स मिली हैं उनका टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन हो गया है। अब 10 करोड़ साल पुरानी तो बोन भी यार कितनी बची होगी, सोचने वाली बात है। लेकिन ठीक ठाक बोन्स मिली हैं, आपको इस फोटो में थोड़ा बहुत आइडिया दिख जाएगा। ये डायनासोर्स की बोन है। सोचिए 10 करोड़ साल पुरानी है ये, मतलब टाइम कितना बड़ा समय है।
जनरल स्टडीज पेपर 1 में प्रीलिम्स के रिस्पेक्ट में हो सकता है कि इससे कोई एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाए। आगे बात करते हैं। मणिपुर हाई कोर्ट अलाउज 7 म्यांमार रिफ्यूजीज टू अप्रोच यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन कमीशन, मतलब कमिश्नर, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। तो भाई मणिपुर की हाई कोर्ट ने मंडे को 7 म्यांमार के नेशनल्स को, जो कि कूप के बाद इंडिया में सीक्रेटली घुस गए थे। आपको पता है कि जब म्यांमार में कूप हुआ 1 फरवरी को, तो इंडिया ने म्यांमार के साथ जो बॉर्डर था वो सील कर दिया। लेकिन बॉर्डर सील करना इतना आसान नहीं है, उसके रिस्पेक्ट में मैंने वीडियो बनाई है। इंडिया म्यांमार का बॉर्डर उस हद तक गार्डेड नहीं है जिस हद तक इंडिया पाकिस्तान का या इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर गार्डेड है। उसके चलते म्यांमार की तरफ से कुछ लोग इंडिया में घुस गए। अभी ऐसे 7 लोगों के रिस्पेक्ट में यहाँ पे बात हो रही है। तो ये 7 म्यांमार के नेशनल्स, ये ऑब्वियस सी बात है म्यांमार वापस नहीं जाना चाहते, क्योंकि म्यांमार में अभी भी मिलिट्री के राज, ये वापस गए तो म्यांमार की सरकार इनको उड़ा ही देगी। अभी इंडियन गवर्नमेंट अगर म्यांमार के साथ रिश्ते अच्छा करना चाहे तो इनको वापस भेजे। यहां पे इसीलिए मणिपुर हाई कोर्ट बीच में आ गया। मणिपुर हाई कोर्ट ने बोला कि भले ही इंडिया यूनाइटेड नेशंस रिफ्यूजी कन्वेंशन का पार्ट नहीं है, लेकिन हमने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स ऑफ 1948 साइन किया है, एंड हमने इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ऑफ 1966 भी साइन किया है। और अगर हम अपने आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें तो इसके रिस्पेक्ट में हमें इन 7 म्यांमारीज नेशनल्स को यूएनएचसीआर का एक्सेस देना पड़ेगा, मतलब यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज का एक्सेस देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई नॉन रिफ्यूलमेंट का प्रिंसिपल यहां पे लागू होता है। नॉन रिफ्यूलमेंट का प्रिंसिपल क्या बोलता है कि इंटरनेशनल लॉ के अंदर किसी एक कंट्री में अगर एक ग्रुप ऑफ पर्संस को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, तो उनको उनकी पेरेंट कंट्री में वापस ना भेजा जाए। तो अगर ये 7 म्यांमारीज नेशनल चुपचाप से इंडिया में घुस आए हैं अपनी जान बचाते हुए, और अगर भारत सरकार इनको म्यांमार की सरकार को वापस कर देती है, म्यांमार की सरकार क्या, म्यांमार की मिलिट्री बोली, चूंकि सरकार तो वहां पे है नहीं अभी के लिए, मिलिट्री का राज है, तो म्यांमार की मिलिट्री पूरे चांसेस हैं इनको मार देगी। तो नॉन रिफॉल्वमेंट के प्रिंसिपल के चलते इनको म्यांमार वापस नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि इनकी जान को खतरा है। समझ गया बात को? ये चीज यहां पे कही जा रही है। अब ये इंडिया के लिए ठीक है। देखिए इंडिया ने अपने एथिकल प्रिंसिपल्स को भी जिंदा रखा, गवर्नमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी है। म्यांमार से अगर भारत सरकार को रिश्ते अच्छे रखने हैं तो ये 7 लोगों को म्यांमार की मिलिट्री को वापस करना पड़ेगा। लेकिन भारत सरकार अब म्यांमार की मिलिट्री को ये बोल सकती है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है कि इन लोगों को यूएनएचसीआर का एक्सेस देना है, इसलिए हम एक्सेस दे रहे हैं। अगर हमारे हाथ में बात होती तो हम आपको ये 7 लोग वापस कर देते। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि हम म्यांमार के साथ अपने रिश्ते भी अच्छे रख सकते हैं, प्लस हमने एथिकल प्रिंसिपल्स को भी जिंदा रखा कि इन 7 लोगों को हमने म्यांमार को वापस नहीं किया। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज की बात की जाए तो इसको यूएन रिफ्यूजी एजेंसी भी कहा जाता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करता है टू सेव लाइव्स, सेफगार्डिंग द राइट्स एंड प्रोवाइडिंग अ बेटर फ्यूचर फॉर रिफ्यूजीज, फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड कम्युनिटीज एंड स्टेटलेस पीपल। इस ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट ऑडियंस कौन है? रिफ्यूजीज, वो लोग जिनको फोर्सिबली डिस्प्लेस किया गया है अपने घरों से, असाइलम सीकर्स जो कि घर ढूंढ रहे हैं, या फिर इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्संस या स्टेटलेस पीपल। इस यूएनएचसीआर को स्टैब्लिश किया गया था 1950 में, जब यूरोप में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मास डिस्प्लेसमेंट चल रहे थे और एक कंट्री से दूसरी कंट्री लोग भाग के जा रहे थे। तो उस समय पे कई जगहों पे इतने सारे रिफ्यूजीज हो गए थे कि यूएनएचसीआर को स्थापित करना जरूरी हो गया था, एक इंटरनेशनल यूएन रिफ्यूजी एजेंसी को स्थापित करना जरूरी हो गया था। तब से लेकर आज तक इस यूएन रिफ्यूजी एजेंसी ने हजारों की तादाद में रिफ्यूजी और डिस्प्लेस्ड पर्संस की मदद की है, और इसके लिए यूएनएचसीआर को अपने काम के लिए नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया फॉर पीस इन 1954 और 1981। जो लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके हिसाब से यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज काम करता है वो है 1951 का रिफ्यूजी कन्वेंशन। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 135 कंट्री में काम करता है, और इंडिया में इसके ऑफिस है नई दिल्ली में और चेन्नई में। इंडिया में इसने पहली बार अपना ऑफिस खोला 1981 में। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स में ये पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं। न्यू मैमल स्पेशीज डिस्कवर्ड। यहां पे बात की जाए तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एक नई स्पेशीज ढूंढ ली है श्रीयू की नारकोंडम वॉल्केनिक आइलैंड्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में जो नारकोंडम वॉल्केनिक आइलैंड है बे ऑफ बंगाल में, यहां पे इन्होंने नई स्पेशीज ढूंढी है श्रीयू की, जिसको नाम दिया गया है क्रोकीडूरा नारकोंडेमिका। अगर आप मैप में दोस्तों इस नारकोंडम आइलैंड को ढूंढने की बात करो तो यहां पे अगर आप लक्षद्वीप
अंडमान एंड निकोबार के नक्शे को अगर आप जूम इन करेंगे तो अंडमान एंड निकोबार के ईस्ट में चले जाइए तो यहां कहीं पे आपको नारकोंडम आइलैंड नजर आता है। मतलब काफी दूर है ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से नारकोंडम आइलैंड। और यहीं से मिली है एक नई स्पेशीज ऑफ श्रियो। श्रियो देखने में कैसी लगती है? ऐसी लगती है। ऐसा नहीं है कि श्रियो की पहले इंडिया में स्पेशीज नहीं मिली, बिल्कुल मिली है। लेकिन ये जो नई स्पेशी मिली है इसको नाम दिया गया है क्रोकीडूरा नारकोंडेमिका। इसके मॉर्फोलॉजिकल और मॉलिक्यूलर अप्रोचेस से इसकी बॉडी को जब एनालाइज किया गया तो ये बोला गया कि जो नई डिस्कवर्ड स्पेशीज है इसकी अगर आप एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखो, स्कल देखो, डेंटल कैरेक्टर्स देखो, तो जो इसके साथ की जो बाकी श्रियो स्पेशीज हैं, जो इसके बाकी श्रियो कजिन्स है, उससे ये अलग है। ये जो क्रोकीडूरा नारकोंडेमिका है इसका डार्कर ग्रे डेंस फर है, थिक डार्कर टेल है, इसका जो ब्रेन केस है वो राउंडेड है और एलिवेटेड है विद वीक लैम्बडॉइडल रिचेस। ये जो श्रियो है इट इज फाउंड इन द लिटोरल फॉरेस्ट अलोंग द कोस्ट लाइन ऑफ द वोल्केनिक आइलैंड एट एन एलिवेशन ऑफ 11 मीटर्स। ये जो ह्यूमिड ट्रॉपिकल आइलैंड्स इसमें अच्छी खासी वेजिटेशन है, एंथ्रोपोजेनिक डिस्टर्बेंसेस नहीं है, मतलब इस आइलैंड पे ज्यादा लोग रहते नहीं है। हाँ, इंडिया के मेन लैंड से जो आप कह सकते हो थीसिस करने वाले लोग हैं, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने वाले लोग हैं, वो इस नारकोंडम आइलैंड में जाके साइंटिफिक आप कह सकते हो एक्सपेरिमेंट करते हैं। और आप देख ही सकते हो कि इस पर्टिकुलर आइलैंड की जो लोकेशन है वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से कितना दूर है। अरे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स खुद इंडियन मेनलैंड से बहुत दूर है और उससे भी दूर है कहीं ना कहीं ये नारकोंडम आइलैंड। तो एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर्स वहां पे ना के बराबर है। तो आप कह सकते हो कि इस वॉल्केनिक आइलैंड में पहली बार कोई श्रियो की स्पेशीज मिली है और इसके चलते जो टोटल नंबर ऑफ क्रोकीडूरा स्पेशीज इंडिया में पाई जाती हैं वो हो गई हैं 12। ठीक है ना। ये जो स्पेशी है वो जेनेटिकली डिफरेंट है उन क्रोकीडूरा स्पेशीज से जो कि मेनलैंड इंडिया में मिलती हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के आर्किपेलागो में मिलती है, म्यांमार में मिलती है, सुमात्रा में मिलती है। मतलब दिस इज अ डिफरेंट स्पेशी ऑफ क्रोकीडूरा और इसको नाम क्या दिया गया? क्रोकीडोरा नारकोंडेमिका। तो ये जो नारकोंडम आइलैंड की लोकेशन याद रखिएगा, साथ साथ ये जो क्रोकीडोरा नारकोंडेमिका है ये श्रियो की स्पेशी है, इस बात को याद रखिएगा। इस प्रकार के सवाल प्रीलिम्स में आने के चांसेस हैं। जनरल स्टडीज पेपर 3 में बायोडाइवर्सिटी और जनरल स्टडीज पेपर 1 में प्रीलिम्स के रिस्पेक्ट से ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर बात करते हैं कॉन्गो डिक्लेयर्स द एंड ऑफ 12th अबोला आउटब्रेक। भैया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, इसका नक्शा मैं भी आपको दिखाऊंगा। इसने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया अपने 12th एबोला आउटब्रेक को। मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में नॉर्मली अबोला आता रहता है फिर जाता रहता है। 6 लोगों की मौत हुई है एबोला के चलते ईस्टर्न प्रोविंस ऑफ नॉर्थ कीवू में। ये जो रिसेंट रिसर्जेंस हुआ था दिस इज जेनेटिकली लिंक्ड टू 2018 से 2020 पैंडेमिक एपिडेमिक। 2018 से लेकर 2020 तक ये जो एपिडेमिक चला है एबोला का अफ्रीका में, इसके चलते जेनेटिकली बहुत सारे लोग अफेक्ट हो गए हैं एबोला से। तो कहीं ना कहीं एबोला का ये जो वायरस है वो फिर से उनकी बॉडी के अंदर एक्टिवेट होता है और उनको इन्फेक्ट कर देता है। 2018 से लेकर 2020 तक जब ये एबोला फैला था कांगो में तो उसके चलते 3470 लोग इन्फेक्ट हुए थे, 2287 लोगों की जानें भी जा चुकी थी। और जो वेस्टर्न प्रोविंस है इक्वाडोर की उसमें 130 लोग इन्फेक्ट हुए तो 55 लोग मर चुके हैं जून से नवंबर 2020 में। ये इक्वाडोर में कंट्री की बात नहीं कर रहा हूं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की जो वेस्टर्न प्रोविंस है इक्वाडोर, समझ गए। ये इक्वाडोर जो कंट्री है साउथ अमेरिका की उसकी बात नहीं हो रही है, ये एक वेस्टर्न प्रोविंस है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की, ये भी याद रखिएगा। फिर गिनी भी इस समय पे एक एपोला एपिडेमिक से लड़ रहा है सिंस फरवरी 2020। ठीक है, सिंस फरवरी 2021। ये जो एबोला क्राइसिस है ना, ये जो एबोला का वायरस है ये कहीं ना कहीं अफ्रीका के लिए एक मुसीबत बन गया। अफ्रीका में ऑलरेडी कोविड-19 के पैंडेमिक के चलते काफी नुकसान हुआ है और अब एबोला भी इनकी जान नहीं छोड़ रहा है। WHO ने स्ट्रिक्ट वार्निंग इशू किया अफ्रीका को कि बिल्कुल विजिलेंट रखिए, अपनी सर्वेलेंस सिस्टम को चालू रखिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में एबोला फिर से रिसर्च कर सकता है। कोविड-19 के चलते तो वैसे ही परेशान है और एबोला भी वहां पे काफी फैल रहा है। एबोला की बात की जाए तो इसको बोला जाता है एबोला हेमोरेजिक फीवर। ये एक बहुत फैटल इलनेस है ह्यूमंस में। ये जो वायरस है वो वाइल्ड एनिमल्स से आया है, तो आप कह सकते हो दिस इज बेसिकली अ जूनोटिक डिजीज। और एक बार ये ह्यूमन पॉपुलेशन में पहुंच गया तो ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी कर सकता है। आया वाइल्ड एनिमल से तो वाइल्ड एनिमल से ह्यूमन से पहुंचा, फिर ह्यूमन टू ह्यूमन ये ट्रांसमिशन भी है। फ्रूट बैट्स ऑफ पेटेरोपेडी फैमिली एबोला के नेचुरल है, मतलब बैट मतलब होस्ट है। तो भैया कोरोना वायरस को भी बोला जाता है कि ये बैट से फैला है। कुछ लोग बोलते हैं कोरोना वायरस की पेंगोलिन से फैला है, बट बहुत सारे लोग बोलते हैं बैट से फैला है। और बैट से फैलने वाला केवल कोरोना एक बीमारी नहीं, एबोला भी है। अभी फ्रूट बैट को खाने की प्रथा केवल चाइना में नहीं है, अफ्रीका में भी बहुत लोग बैट खाते हैं। अरे भाई क्यों खाते हो ऐसी चीजें? ठीक है,
बट चलो उनके कल्चर में खाया जाता है तो खाया जाता है। तो इससे उनके अंदर ये बीमारी फैल गई और अब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर रही है बीमारी अफ्रीका में। इसका केस फर्टिलिटी रेट 50% है, मतलब एक आदमी को एबोला हो गया तो पूरे चांसेस है, 50% चांसेस है कि वो निपट ही जाएगा। केस फर्टिलिटी रेट जो पास्ट आउटब्रेक्स आए हैं एबोला के, वो 25% टू 90% के बीच में वेरी करता है। ये अफ्रीका का है नक्शा। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ में न्यूज आपको काम आएगी। अभी इसके रिस्पेक्ट में दोस्तों डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो आपको यहां नजर आ रहा है और गिनी आपको यहां पे नजर आ रहा है। अब एक काम करते हैं कि जरा मैप देख लेते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की कौन कौन सी कंट्रीज बाउंड्री बनाती हैं और गिनी के साथ कौन कौन सी कंट्रीज बाउंड्री बनाती है। तो इससे आप कह सकते हो एक मैप एक्सरसाइज भी हो जाएगी। मैप को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप जो भी न्यूज आए उससे रेलेवेंट जो भी मैप में इंपॉर्टेंट जगह है उसको देख लो, तो आपको एक ऑर्गेनाइज तरीके से मैप की तैयारी होती रहेगी, थोड़ा थोड़ा मैप का रिवीजन भी होता रहेगा। तो एंड टाइम पे जब मैप का सवाल आपके सामने आएगा तो वो उतना कठिन आपको नहीं लगेगा अगर आपने ठीक तरीके से पहले मैप्स को एनालाइज कर रखा है। तो भाई ये दिख रहा है आपको अफ्रीका का नक्शा। यहाँ पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो पे जूम इन करते हैं। ये जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो दिख रहा है यहाँ पे, जहां मैं कर्सर घुमा रहा हूं ना, यहाँ पे ही इनकी वेस्टर्न प्रोविंस है इक्वेटर नाम की, जहां पे ये एबोला का आउटब्रेक 2020 के कुछ महीनों पे भी देखा गया था। अभी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को कौन कौन सी नेबरिंग कंट्रीज है वो देख लेते हैं। तो नॉर्थ में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और साउथ सूडान, ईस्ट में आता है युगांडा, तंजानिया, साउथ ईस्ट में आता है जाम्बिया, साउथ में जाम्बिया, साउथ में अंगोला भी है और साउथ वेस्ट में अंगोला भी है, वेस्ट में है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और क्या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एक लैंडलॉक कंट्री है? नहीं, समुद्र का एक छोटा सा हिस्सा का एक्सेस है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के पास। ठीक है, ये तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की बात कर ली। बात करते हैं गिनी। गिनी में भी इस समय पे एबोला का आउटब्रेक चल रहा है। तो गिनी की बाउंड्री किसके किसके साथ लगती है? तो एक कंट्री है गिनी बिसाऊ, यहां पे दिख रही है, नॉर्थ वेस्ट में कह सकते हो, नॉर्थ में सेनेगल, फिर नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में आप कह सकते हो माली, ईस्ट में कोटे डी आइवोर, साउथ में लाइबेरिया और सियरा लियोन, इनके साथ बाउंड्री बनाता है गिनी। और गिनी भी एक लैंडलॉक कंट्री नहीं है। किस ओशन के साथ बाउंड्री लगाता है गिनी? तो आप कह सकते हो अटलांटिक ओशन के साथ। तो ये तो बात हमने कर ली किसकी? अफ्रीका की। अब चूंकि इक्वेडर का नाम भी आ गया था और वो इक्वेडर उसकी वेस्टर्न प्रोविंस थी, बट चूंकि इक्वेडर एक कंट्री भी है तो इसकी भी बाउंड्रीज देख लेते हैं। तो ये रहा इक्वेडर, किस किस कौन से कॉन्टिनेंट में? तो साउथ अमेरिका में। और किस किस कंट्री के साथ बाउंड्री लगाता है? तो नॉर्थ में कोलंबिया और साउथ और ईस्ट में पेरू के साथ बाउंड्री लगती है इक्वेडर की। तो इस प्रकार से अगर आप मैप की एक्सरसाइज अपनी करते रहते हैं तो बहुत हद तक ज्योग्राफिकल लोकेशंस भी आपके दिमाग में बैठती रहती हैं और रिवाइज होती रहती हैं, जिसके चलते एग्जाम में जब मैप आएगा ना तो आप उतने परेशान नहीं होगे। थोड़ी सी भी किस्मत अच्छी रही तो आप मैप के सवाल आराम से सॉल्व कर जाओगे एग्जाम्स में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। जो भी व्यू पॉइंट्स अपने, जो भी डाउट्स हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, इंस्टाग्राम पे भेज दीजिए। सही लगा तो मैं शॉर्ट्स के साथ उनके जवाब जरूर दूंगा। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।